8 तक किया था, 9th होमवर्क दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप डायरेक्टली बाय ऑप्शन चले जाना, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। मिला क्या स्वाति? नहीं किया है? अब सब ना पिटने वाले हो तुम लोग। तो ये आपने ही कंप्लीट करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आर का वैल्यू पूछा है और आर नीचे दिया हुआ है, रिप्लेस कर लो, डिवाइड करने के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जरा ध्यान देना। द नंबर ऑफ डायगनल्स इन डेकागन, कितने डायगनल्स होंगे डेकागन में? इसे मैं डायरेक्टली ना बता के कुछ एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं। क्या है? द नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ डेकागन। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने ये एक सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, और ये सिस्टम में हमारे पास ट्राइंगल, क्या मैंने ड्रॉ किया? ट्राइंगल। ध्यान देना, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स वी हैव? 3। हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स वी हैव? 3। ठीक है, यानी कि वर्टाइसेस कितने हैं? 3। 3 वर्टाइसेस से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं? 3 से 2। लाइन कैसा ड्रॉ होता है? वी सेलेक्ट 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम। वी सेलेक्ट 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम। सेलेक्ट आ रहा है तो कॉम्बिनेशन है। 3 में से 2 पॉइंट, 3C2। 3C2 का कैलकुलेशन आपको याद है, मैंने कल बताया था, 3 into 2, डिवाइड में भी 2 फैक्टर, क्या मिला? 3। यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगर मैं 3 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या आ रहा है? तो क्या ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता है? नहीं होता। ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता। पहला बात समझा, और ये हमने यहां पर मैथमेटिकली देखा। अब एक और सिस्टम पे आते हैं। ये सिस्टम क्या है अपना? रेक्टेंगल कह लो या स्क्वायर कह लो। कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन ड्रॉ होंगी 4 पॉइंट से? 4C2, यानी कि 4 into 3 डिवाइड बाई 2 into 1, क्या मिला? 6। 6 में से 4 साइड माइनस कर लो, क्या बचा? तो आपको मालूम है क्या, 2 ही तो डायगोनल होते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? या क्या? अब एक बार और आते हैं। ये क्या है? पेंटागन है ना? कितने वर्टाइसेस? 5 वर्टाइसेस। ओके, तो 5 वर्टाइसेस से कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी? 5C2। 5C2 का मतलब 5 into 4, 2 into 1 इज इक्वल टू, अब 10 में से अगर 5 नंबर ऑफ साइड्स माइनस करो तो क्या रह जाएगा? 5। तो कितने डायगोनल होते हैं? 5। देखते हैं, 1 2 3 4 5। 5 डायगोनल बन गए ना अपने पास। तो लॉजिक क्या है, समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले देखना है कितने साइड्स हैं। जितने साइड्स हैं उतने ही क्या होंगे? वर्टाइसेस, यानी कॉर्नर पॉइंट। फिर उन कॉर्नर पॉइंट से क्या निकालना है? कितनी लाइन ड्रॉ होगी। फिर उसमें से क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो बचा क्या? डायगोनल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा था? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन। तो डेकागन में 10 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? तो 10 साइड है, तो इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट भी कितने होंगे? तो 10C2 लाइंस बनेंगी। उसमें से क्या माइनस कर लेंगे? ये जरा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब 10C2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 into 9 डिवाइड बाई 2 into 1 माइनस 10। 5 9 जा माइनस 10, क्या मिला? तो कितने डायगोनल होंगे? क्लियर रहेगा? किसी को डाउट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहां पर? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड इज 1/2 n-3। इसको भी समझ लो, n साइड के पॉलीगन में कितनी साइड होंगी? n साइड होंगी, और कितने कॉर्नर पॉइंट होंगे? n। तो कितनी लाइन ड्रॉ होगी? nC2। उसमें से क्या माइनस कर दिया? नंबर ऑफ साइड्स। बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, nC2 n-1 डिवाइड बाई 2 into 1 माइनस n, कुछ कॉमन है n, क्या रह गया? n-1/2 माइनस 1। ये 2 क्रॉस होके इधर आएगा, तो अभी क्या होगा बोलो? n-1 माइनस 2/2। तो उसने कैसा लिखा है जरा देखो, इस 1/2 को ऐसा लिख लिया 1/2, ये क्या? n। अब ये क्या रह जाएगा?
तो 1/2n n-3। तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या करना है, nc2 n। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज। अब कितने पॉइंट है प्लेन में? 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से 5 क्या हैं? एक ही लाइन में है। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कितने ट्राइंगल बनेंगे। अब जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 जो हैं वो क्या करा है, यहाँ पर एक ही लाइन में पॉइंट्स को मार्क कर लिया। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं आपसे कहूं इनसे ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल बनेंगे क्या? ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट लेने हैं? 3 पॉइंट। 5 तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे रैंडमली मार्क कर दिया। तो कुछ समझ में आ रहा है? ये अपने पास कितने पॉइंट हैं? 12 पॉइंट्स हैं। तो भाई एक बात तो क्लियर है, 12 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनने चाहिए थे? लेकिन ये 5 एक ही लाइन में है, उनसे कोई ट्राइंगल मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या कर दोगे आप? माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो इतने ट्राइंगल बनेंगे। अभी मैं इसको स्टेटमेंट में लिखवाता हूँ कैसा। अब यहाँ पर 12 इंटू 11 इंटू 10, परम्यूटेशन से अलग है कैलकुलेशन, जितने फैक्टर ऊपर उतने ही फैक्टर नीचे आएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन लिखें तो ये 220 माइनस 3 से 3 2, और ये क्या आ जाएगा 10। तो कितने? तो 210 ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब नोट कैसे करना है लिखो जरा, सॉल्यूशन में लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा लिखो, फॉर एनी ट्राइंगल we select 3 points. For any triangle we select 3 points on a plane and join them. बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टाइम में जाके लिखो, therefore number of triangles drawn from 12 points equal to 12c3। कैलकुलेशन कर लो जरा, जैसा मैंने किया था। 12 11 10 डिवाइड में 3 2 1, और इसे क्या लिखो? 220। ज्यादा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन में, बट 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में है ना, बट 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स। बेटा पूरा नहीं लिखना था, सिर्फ इतना लिखना था। फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स in place of 5c3 triangles, we have no any triangle. In case of 5c3, बेटा प्रॉपर लिखना 5c3। In case of 5c3 triangle we have no any triangle। यहां तक आया? नाउ 5c3 कैलकुलेट कर लो। 5c3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। हुआ क्या? Therefore required number of triangles equal to कितना? 220 माइनस 10। टोटल बनने कितने थे? 220, लेकिन 10 तो क्या मिल रहे हैं? शॉर्ट मिल रहे हैं ना, तो वो 10 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 210। चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट।
द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ बीइंग ऑन द सेम लाइन। अब तो बहुत सिंपल है, 16C2, समझ में आ रहा है? लाइन का मतलब क्या, जो हम लोग वहां पे डिसाइड कर रहे थे, मतलब कितने लाइन ड्रॉ होंगे, जो हमने पॉलीगन के केस में बताया। तो फ्रॉम 16 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ 16C2 लाइन्स। लिखो नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन, डायरेक्ट लिख दो, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम 16 पॉइंट्स, from 16 points equal to 16C2, 16, 15, सॉरी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 into 1, 15 8 जा 120, तो देखो आंसर है क्या 120 का ही है ना, तो क्या आ जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। किसी को डाउट? चलो हो गया क्या? अब जरा देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा ध्यान देना, और बहुत ही बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स हैं? 5 लोग हैं। 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, और आपको उसमें से कितने लोगों को इलेक्ट करना है? 3 लोगों को। अ वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट for any number of candidates not greater than the number to be elected. The number of ways a voter choose to vote is. तो कितनी तरह से वोटर वोट कास्ट कर सकता है, दे सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? 5 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, 3 लोगों को आपने जिताना है, ठीक है ना? एक कमेटी बनानी, सपोज करो 3 लोगों की, मैंने आप सबको 3-3 वोट दे दिए। कितने वोट दिए? आप किसी एक को भी तीनों दे सकते हो, या अलग अलग लोगों को तीनों वोट दे सकते हो। पहला मेरा स्टेटमेंट प्रॉपर सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं, हमने एक इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और हमने वहां पे क्या किया, 5 लोगों में से 3 लोगों को इलेक्ट करना है एक कमेटी फॉर्म करने के लिए, और मैंने कहा आप लोग सब उसमें वोट करने वाले हो। तो भाई 3 लोगों को सेलेक्ट करना है ना कमेटी में, तो आपके पास कितने वोट होने चाहिए देने के लिए? 3 होने चाहिए। अब ये बात अलग है, आप एक को ही तीनों दे सकते हो, या अलग अलग लोगों को दे सकते हो। बात समझ आ रहा है? तो वो यही पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन कास्ट अ वोट, या फिर आप वोट दे सकते हैं। अब 5 कैंडिडेट्स हैं, अगर मैंने डिसाइड किया है सपोज दैट कि मैं एक को ही यहां पर वोट डाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? या फिर मैं ये सोच रहा हूं, अब देखो मेरा स्टेटमेंट ध्यान सुनना, या यानी कि और मैं 2 लोगों को भी तो वोट डाल सकता हूं, और 3 को भी वोट कर सकता हूं। आगे जाऊं क्या? नहीं ना, उसने क्या बोला है, वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। आप वोट डाल सकते हो, लेकिन कितना, जितने इलेक्ट करने मैक्सिमम उतने। अब इसमें कोई ये भी कहेगा सर 0 तो भी हो सकता है, हो सकता है ना, नोटा आ गया ना अब तो, कि आप जाओ और वहां पे क्या डाल दो, नोटा, यानी कि हम इसमें से किसी को भी ऑप्ट नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल मैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो हमने वहां पर ही 0 वाला कंडीशन हटा दिया। लेकिन अगर ये नोटा लिखा होता तो एक केस और बनता 5C0 वाला, लेकिन वो यहां पर नहीं है। अब 5C1 का वैल्यू आप सबको मालूम है, 5/1, 5C2 5 into 4, 2 into 1, 5C3 डायरेक्टली लिख देते हैं, 3 फैक्टर, 5 4 3 डिवाइड बाय 3 2 1, 5C1 का वैल्यू, 5C4 का वैल्यू अगेन 10 इज इक्वल टू, है क्या कहीं 25? तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Every 2 persons shakes hand with each other in a party, and the total number of handshakes is 66. The number of guests in the party. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और ये अपने 11th के बुक में भी था क्वेश्चन। टोटल कितने हैंडशेक हुए हैं? 66। अब वो कह रहे हैं कि आपसे कि कितने लोग पार्टी में प्रेजेंट है, आप बताइए। एक बात तो सिंपल है कि एक हैंडशेक कब पूरा होता है, जब 2 लोग मिलते हैं। अगर पार्टी में n लोग इंक्लूड थे तो कितने हैंडशेक होंगे? ये बात समझ में आ रहा है?
और ये किसके इक्वल है 66। NC2 का मतलब n -1 डिवाइड बाई 2 × 1 इज इक्वल टू, क्रॉस करेंगे n -1 है ना, तो क्या मिल रहा है अपने को n -1 इज इक्वल टू 132। ये दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर है ना, तो अपोजिट भी क्या होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर। हाँ बिल्कुल, ये नंबर याद रखो, बहुत बार आता है। तो क्या हो जाएगा 12 × 11, इधर बड़ा नंबर इधर, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना, नहीं तो एक बात सिंपल था, n तो मिला हुआ है ना, तो ये मालूम है NC2 क्या आना चाहिए, तो n का वैल्यू पहला 11 लेते, नहीं आएगा फिर क्या लेते, समझ में आ रहा है क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। जरा बोर्ड पे ध्यान देना, 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग विद 3 पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे, तो कितना आंसर मिला 9 आप लोगों को मिला है क्या, 6 मिला है, ठीक है देखते हैं। मेरे को 18 मिले, नहीं एक्शन तो मैं पूरा ही करने वाला हूँ, मैं तो थोड़ा ना छोड़ दूंगा। हाँ ऐड किया, आप देखो कितने अच्छे लोग हैं, ऐड किया। अब इसने ऐड किया तो क्या सोच रहा है, या तो 2 ऐसे या 2 ऐसे, बन गया पैरेललोग्राम। अरे भाई चारों साइड एक साथ लेनी होंगी, तो क्या होगा टुगेदर, यानी कि एंड, और एंड का मतलब, हाँ समझ में आया क्या। फर्स्ट वी सेलेक्ट 2 lines out of 4, number of ways 6, and then we select 2 out of 3, number of ways 3, तो total number of parallelogram 6 × 3 is equal to 18। कशिश क्या 6 3 जा 18, तेरे को 12 आया था, समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को। भाई आपको पैरेललोग्राम में ये तो मालूम है ना, 2 साइड पैरेलल, अदर 2 साइड्स आर पैरेलल, तो 4 में से 2, 3 में से 2, खत्म हो गया अपना काम। तो यानी कि टोटल आंसर इज 18। तो अब मेरे पास जो 2 क्वेश्चन है उसको मैं बाद में लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, उसके लिए एक पॉइंट लिखवाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं उससे पहले आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, और बहुत सिंपल है। 8 पॉइंट्स मार्क ऑन द सर्कल, ऐसे है ना, circumference of a circle, the number of chords obtained by joining these in a pair। तो आपको तो मालूम है, अगर आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, कोई सा 2 पॉइंट लेना है, सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है। तो कितने पॉइंट है सर्कल पे 8, तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉन 8 × 7 2 × 1 इज इक्वल टू C is the right answer। बात समझ में आया। अब इसको लिखना है, ऐसा लिख लेना, फॉर एनी कॉर्ड वी सेलेक्ट 2 points on circumference, 2 points on circumference and join them, देखा। Therefore number of chords drawn is equal to, अभी तो मालूम है क्या लिखना है, 8C2। कैलकुलेट कर लोगे तो 8 × 7 डिवाइड बाई 2 × 1 विच इज इक्वल टू 28। हुआ क्या लिख के। अब आ जाए नेक्स्ट, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म। एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें कितनी लेडीज हैं,
और जेंट्स कितने होने चाहिए, लेकिन कितने में से, फ्रॉम 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। यहां तक तो ठीक है क्वेश्चन, अब आगे गड़बड़ है। मिसेज एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ, अब ये एक्स जो है, मिसेज एक्स, इसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी कमेटी में अगर मिस्टर वाई कमेटी में होंगे। तो अब आपने बताना है कितनी कमिटीज बनेंगी, क्या क्या केसेस अराइज होंगे, सोच के बताओ। आपको किसी, आप ये समझो आपके पास ऐसा आया एक ग्रुप है 8 लेडीज का और 7 जेंट्स का, जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, 8 लेडीज 7 जेंट्स, एक कमेटी फॉर्म करने को कहा गया जिसमें 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स होंगे। आप गए कमेटी फॉर्म करने, इतने में एक ने क्वेश्चन अराइज कर दिया मिसेज एक्स ने कि मिस्टर वाई अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं जाना है या मैं कमेटी में नहीं जाऊंगी। तो अब बताओ कितने कमेटी फॉर्म हो सकते हैं या फिर क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये बता दो बस। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा कमेटी फॉर्म करना है तो आपके पास कितने केसेस हैं, हाउ मेनी केसेस वी हैव, 1 2 3 4 2, 2 केसेस होंगे। चलो बोलो पहला केस एक्स, नहीं वो नहीं, केस तो अलग है, ये तो कैलकुलेशन बोल रहे हो, केस क्या है, पहला केस तुम क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, ये तो एक ही है। और बहुत आसान है, तुम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तुम लोग अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही सबसे अच्छा है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं अगर मेरे पास ये कोई लेके आता है क्वेश्चन तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मैं मिसेज एक्स को 2 बातें बोलूंगा, मिस्टर वाई इज इन, मिस्टर वाई इज नॉट इन, और कुछ भी नहीं कह सकता मैं। और कौन सा कंडीशन अराइज होगा, तुम्हारे को क्या लग रहा है और कोई कंडीशन अराइज हो सकता है? 1 2 ही कंडीशन है। मिसेज एक्स का प्रॉब्लम किससे है, वाई से है, तो आप किसके बारे में बोलोगे उसको, वो तो कंप्लेंट करने आई ना, तो उसको आप किसके बारे में बताओगे, वाई के बारे में ना। क्या एश्योरेंस दोगे, आइदर ही इज इन और ही इज आउट। बात समझ में आ रहा है? तो 2 केसेस अराइज होंगे। केस 1, अब जरा ध्यान देना, और मैं केस 1 क्या कर रहा हूं, मिस्टर वाई इज इन, ये कमेटी में है। अब जरा देखें वेज, कितने कमेटी बनने वाले हैं इस कंडीशन में। अब आपको मुझे यह बताना है कि आपको जेंट्स कितने चूज करने हैं, 4 आउट ऑफ 7। सब लोग सही कह रहे हो, 4 आउट ऑफ 7, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 आउट ऑफ 6। अरे भाई मैं अश्योर्ड कर रहा हूं उसको, वाई तो है, अब वाई किधर सेलेक्ट हो रहा है, वाई तो आ ही रहा है ना, समझ में आ रहा है? वाई को तो मैंने ले लिया है ना, तो बचे कितने जेंट्स, 7 थे, 7 में से वाई तो आ गया है अंदर, तो कितने बचे, 6, लेकिन जेंट्स लेने कितने थे, 1 तो आया है ना, तो और कितने। अब लेडीज के लिए, हाँ बोलो, 7C3 या 8C3 या 7C2, 7C 3 आएगा। हाँ वो क्या है ना, वो कॉमर्स वाला आदत जाता नहीं ना जल्दी, जो पहला किया वैसे ही कुछ इधर, तो 7C3 बिल्कुल ठीक। और समझ में आया क्यों भाई, अगर मिस्टर वाई जा रहे तो मिसेज एक्स ने रिफ्यूज कर दिया है, तो लेडीज अब कितनी बची, 7 ही बची ना, लेकिन लेना कितना है कमेटी फॉर्म करने में, तो समझ में आ रहा है क्या, 6C3, 6 into 5 into 4, 3 2 1 into 7 6 5 3 2 1, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, तो यहां पर 6 कैंसल, 20 into 35 इज इक्वल टू, पहले कंडीशन में कितना हो रहा है, 700। केस 2, अब मैं यहां पर केस 2 में इस तरह से बात कर रहा हूं, और वो क्या कह रहा हूं,
मिस्टर वाई इज नॉट इन, या फिर उसको एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, उनको नहीं ले रहे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो अब वेज कितने बनेंगे जरा ध्यान देना वापस। हाँ, अब मैंने वाई को मना ही कर दिया, भाई तू नहीं आ रहा कमेटी में। हाँ बोलो, 64, 4 तो चाहिए ना जेंट्स, तो 3 नहीं करना, 64। और लेडीज के लिए अभी ये जरूरी नहीं कि मैं मिसेज एक्स को लेके जाऊंगा, लेकिन वो जा सकती है, तो इसलिए लेडीज कितनी हो जाएंगी पूरी 8। अब ये हमारे पास यहां पर जरा ध्यान देना, तो अब 64 का कैलकुलेशन 6, शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कल वैसे, है ना। 4 3 2 1, नेक्स्ट 8 7 6 3 2 1। अब अगर आप देखेंगे तो 4 3 2, यानी कि यहां पर आ जाएगा 15 शायद, और ये अपने पास 6 कैंसिल, 8 7 जा 56, 90 75 840। तो टोटल वेज ऐड कर लेंगे ना। हाँ, टोटल वेज इज इक्वल टू, पहला था कितना 700 और प्लस 840 इज इक्वल टू, है क्या कहीं 1540 डी, तो 1540। बात समझ में आए क्या? चलो अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है? 500C92 इज इक्वल टू 499C92 प्लस NC91, देन N इज, इससे हाँ 499। देखो हमने कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ये दोनों जब सेम होंगे तभी तो 1 ऐड करके 500 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या, n क्या होना चाहिए था 499, तो डी इज द राइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सेम रहेंगे तभी उधर 1 ऐड होता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द सुप्रीम कोर्ट given a 6-3 decision upholding a lower court, then number of ways it can give a majority decision reversing the lower court। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस जो है वो लोअर कोर्ट के फैसले को ही रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने कहा था वही अपने पास सही है। तो अब एक बात बताओ, ये जो रेशियोज है वो यहाँ पे जो केसेस है वो किस में मिले? रेशियोज में मिले ना। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे? जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक क्या आप बता सकते हो मेजॉरिटी? सिंपल सा है कि जब तक मेरे को टोटल केसेस ना पता चले मैं नहीं बता सकता मेजॉरिटी की 10 केस हैं या 15 केस हैं उसमें से मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा। तो यहां टोटल केस कितने होंगे? ये रेशियो है, याद सोच के बताना भाई। यही गड़बड़ करते हो ना, एक बार बोले फिर उसके अंदर इफ देन बट। 9 ही ठीक था, क्यों? रेशियो तो है लेकिन ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो रेशियो एज इट इज नंबर लिख के दे दिया। यही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो ये कह देता ना क्या 2:1, फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होता। समझ में आया क्या? तो फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसने 6:3 बोला है और उसमें से कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं किया है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस हैं। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे? 6 + 3। मेजॉरिटी का मतलब 50% से ऊपर, हाँ तो 9 का 50%, 4.5 से ज्यादा 5 6 7 8 9। तो समझ में आ रहा है क्या? तो मेजॉरिटी के लिए आइदर 5 केसेस या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9 के 9। क्लियर है? तो सबसे पहला ऐसा लिखो, here total number of cases are 6 + 3 = 9। 6 + 3 = 9 लिखा। नेक्स्ट, फॉर मेजॉरिटी द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू
9C5, यानी कि 5 केसेस रिवर्स किए, या फिर या यानी कि और, तो इसलिए क्या ले रहा हूं मैं, प्लस 9 में से 6, 9 में से 7, 9 में से 8 और 9 में से 9। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिख के दिया था और वो ये था, NCR is equal to NC n minus R, which is called complementary combination। क्या बोलते हैं? और मैंने ये भी बताया था कब यूज करेंगे, किसी को याद है? जब R का वैल्यू n के आधे से ज्यादा होगा। 5 9 से ज्यादा है ना, या 9 के हाफ से ज्यादा है? हाफ से ज्यादा है, तो 9 में से 5 लेस कर लेंगे, तो ये क्या लिख लेंगे, 9C 9 minus 5। इसी तरह से 9C 9 minus 6, 9C 9 minus 7, 9C 9 minus 8, और ये क्या आ जाएगा, 9C 9 minus 9। अब ये क्या आ गया, 9C 4, 9C 3, 9C 2, 9C 1 एंड 9C 0। 9C4 का मतलब समझ रहा है क्या, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 3 2 1 प्लस 9C3 9 8 7 डिवाइड 3 2 1, 9C2 9 इंटू 8 2 इंटू 1 9 अपॉन 1, 9C0 इज ऑलवेज 1, NCN या फिर NC0 1 ही होता है। अब ये कैलकुलेशन कर ले, 3 2 जा 4 2 जा 14 9 जा 49 जा कितना, 126 ना, प्लस 3 3 जा 2 4 12 7 जा 84, प्लस यहाँ पर 4 9 जा 36, 9 प्लस 1 10 16 20 26 2 5 और 8 13 और 12 25, यस 256। देखो है ऑप्शन 256, ए इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 बल्ब्स ऑफ which 3 आर डिफेक्टिव, है ना, 5 बल्ब है, उसमें से कितने डिफेक्टिव है, 3 आर डिफेक्टिव, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स इन अ डार्क रूम, नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड इज। अब ये कह रहे हैं हमारे पास कितने यहां पर बल्ब पॉइंट्स हैं, 5 बल्ब्स हैं, ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, आई ट्राइड इनटू 2 बल्ब पॉइंट्स, और 2 ही बल्ब पॉइंट्स हैं। मान लो एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक ये है, यहां पर 5 बल्ब्स का एक सेट रखा है, जिसमें से क्या कंडीशन बोली है कि 3 आर डिफेक्टिव एंड 2 आर गुड, ऐसे ही ना अपने पास। तो वो कह रहे हैं कि रूम में लाइट होगा, ये आप बताओ तो कितने वेज होंगे। इसका स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से सुनो तो उसमें सॉल्यूशन है, अब आपने आगे एफर्ट डालना है, आधा सॉल्यूशन बता दिया उसने। आइदर 1 और बोथ आर गुड। भाई देखो यहां पर अगर सपोज दैट सारी ट्यूबलाइट्स बंद कर दें और ये 2 चालू, तो डार्क तो नहीं रहेगा ना, और एक चालू है तब भी डार्क नहीं रहेगा, इंटेंसिटी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन डार्क नहीं होगा। डार्क सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब सब बंद हो जाए, और तो कभी नहीं। तो कहने का मतलब है 2 कंडीशन हो रही हैं, जरा ध्यान देना, 1 गुड एंड 1 डिफेक्टिव, लाइट तो रहेगा, 1 गुड आउट ऑफ 2 और 1 डिफेक्टिव आउट ऑफ 3। 2C1 का मतलब 2, 3C1 का मतलब 3, आंसर इज नंबर 2, बोथ आर गुड, तब भी तो लाइट रहेगा ना। तो 2C2 का वैल्यू, तो टोटल वेज जब अलग अलग केसेस होते हैं तो बीच में और आता है, तो 6 + 1 = 7, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं 2 सम मैंने पीछे छोड़ दिए, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया है। अब वो 2 सम में है क्या, तो जरा लिखें हम यहाँ पर, और मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करें, लिखो जरा, इंपॉर्टेंट जहाँ पे फॉर्मूलेज लिखते हैं हम लोग उधर लिखना। तो 2 स्टेटमेंट
जरा प्रॉपर नोट करना, इंपॉर्टेंट नोट। अब इसमें कैसा लिखना है, इफ वी डिवाइड n observations equally in R groups, then number of ways given by, then number of ways given by n factorial divide by n upon r factorial raised to r, or n factorial upon r factorial into n upon r factorial raised to r। तो दो फॉर्मेट लिखे हैं, पहला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल द रेज r, दूसरा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n अपॉन r फैक्टोरियल रेज टू r। कब, यहां पर ब्रैकेट में लिखना, if observations cannot be identified, तो if observations cannot be identified, if observations can be identified, दो कंडीशन लिखी। अब ये ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाइड और नॉट आइडेंटिफाइड, ये क्या गड़बड़ है ना, ये भी तो समझ में आना चाहिए। अब देखो, हमने दो क्वेश्चन आपके लिए वहां पर छोड़ दिए थे, एक क्वेश्चन है मैंगो से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट से रिलेटेड। अब अगर मैं 15 मैंगोज को रख दूं और कहूं उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। 15 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, कर दिया। क्या दोनों केसेस सेम है? दोनों चीजें सेम होंगी? नहीं। मैंगोज को आप एक दूसरे ग्रुप में इंटरचेंज भी कर देंगे तब भी नहीं पता चलेगा कौन सा किधर था पहले। कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, वो सारे एक जैसे दिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट को इधर से उधर कर दिया पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ही के बैच में कुछ स्टूडेंट मैथ्स वाले हैं, कुछ एसपी वाले हैं, तो हमको मालूम है, बात समझ में आ रहा है, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और वो बदल नहीं सकते। लेकिन आप ऐसे ही मैंगोज के केस में देख लो तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दे ऑल आर अलाइक, सब एक जैसे दिखाई देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यही क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंस है। जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशंस कैन बी आइडेंटिफाई, तब तो आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड में है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर एज इट इज ये अपने पास जाएगा। अब वो दो सम कौन से हैं जो मैंने छोड़ दिए थे, अब आते हैं उस पे। तो अब एक बार वापस जरा देखो क्वेश्चन नंबर 16-17। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 ग्रुप में, पता चल जाएगा आपने कौन से स्टूडेंट को कौन से ग्रुप में डाला है। मान लो आप लोग यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स हो, मैंने 5 टीम बना दी, तो मुझे मालूम है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी टीम में। बात समझ में आ रहा है? तो आप पहचान सकते हो, अगर एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे तो पता चल जाएगा ये इस टीम में नहीं था, दूसरी टीम में था। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज, जरा बोर्ड पे ध्यान देना, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज किस तरह से आएगा, तो कितने स्टूडेंट है टोटल? 12। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल होल रेज टू 3 और इनटू में एक्स्ट्रा क्या? अब जरा देखें तो क्या रह गया? 12 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 12 अपॉन 3 क्या मिलेगा? 4 फैक्टोरियल रेज टू 3 और इनटू में 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो ना।
12 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 इंटू 4, 3, 2, 1 और एक को एज इट इज रखा 4 फैक्टोरियल। यहां पे पावर 3 है ना, तो 3 बार लिखना था। और 3 फैक्टोरियल को क्या करा, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसर। अब अगर आप देखें 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और ये अब क्या रह गया यहाँ पर 2 4। तो चलो यहाँ पर 4 से कैंसिल कर दिया 3 और 2 से भी क्या कैंसिल कर दिया 3। अभी 3 2 बच रहा है, चलो 3 और 2 से ये क्या हो गया 5। चलो कैलसी ले लो जरा, 3 इंटू 11 इंटू 5, 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, 5 है क्या कहीं आंसर? इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया आपको, और ये फॉर्मूलाज वहां पर है, उसको रेफरेंस के लिए जरा ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन आप अपने आप बता दो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स। तो यानी कि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा अपना 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 अपॉन 3 फैक्टोरियल द क्यूब, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल द क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, 15 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 द होल क्यूब। तो ये था अपने पास यहां पर क्या, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब इसमें एक और एक्सरसाइज है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है मिक्स्ड, और कुछ अलग टॉपिक भी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हम लोग यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज कह रहे हैं। तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के सम्स हैं और डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें अलग अलग फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।